schedule of the Lok Sabha poll. We'll do it in 7 phases. भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पशुपति पारस आज एनडीए से बाहर होंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। पशुपति पारस आज एनडीए से बाहर होंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले हैं। पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताया जा रहा है 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें पशुपति पारस कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं पशुपति पारस, ऐसा सूत्र खबर ये बता रहे हैं। आरजेडी के संपर्क में होने की जानकारी भी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो पारस की पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और इसी वजह से नाराज दिख रहे हैं पशुपति पारस और इसी वजह से पशुपति पारस आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 11:30 बजे का वक्त है जब पीसी करेंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। लाइव सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज जो 11:30 बजे की पीसी होने जा रही है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। शैलेंद्र, 11:30 बजे का वक्त काफी अहम, खासतौर पर पशुपति पारस आज कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो ऐलान? देखिए, फिलहाल जो अभी तक परिस्थितियां देखने को मिल रही है उन परिस्थितियों के अनुसार पशुपति कुमार पारस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके एनडीए से बाहर हो सकते हैं। अगला कदम क्या होगा इसकी घोषणा बाद में की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो नाराजगी है वो नाराजगी सिर्फ इसलिए है कि उन्हें जगह एनडीए में नहीं दी गई। बीजेपी की भी मजबूरी थी कि उन्हें चिराग पासवान और पशुपति पारस में से किसी एक को चुनना था, तो बीजेपी ने वोट बैंक की दृष्टि से चिराग पासवान को ही चुनना उचित समझा। हालांकि यह जो चाचा भतीजे की लड़ाई है चिराग पासवान और पशुपति पारस में, ये उसकी भी वानगी कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब यह लगभग तय हो चुका है कि पशुपति पारस अब एनडीए के पार्ट रहने नहीं जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो हमारे सोर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि पशुपति पारस से भाजपा ने कोई कमिटमेंट भी नहीं किया है फिलहाल आगे के दिनों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब आगे का रास्ता पारस अपना सकते हैं। फिलहाल जो पटना स्थित जो पशुपति पारस का जो कार्यालय है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यहाँ इस वक्त सन्नाटा पस रहा है, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। तमाम जो इस पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर 11:30 बजे जब पशुपति कुमार पारस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उस वक्त वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो पशुपति पारस के साथ के लोग हैं उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि वो पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग हो सकती है। पशुपति पारस इस्तीफा दे सकते हैं मंत्रिमंडल से, यह बातें अभी तक फिलहाल सामने आई है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई नहीं है। लेकिन कुल मिला के कहा जाए सूत्र ये भी बता रहे हैं शैलेंद्र, तो पारस अब नए आरजेडी या महागठबंधन के संपर्क में भी हैं पशुपति पारस, तो क्या ये माना जाए कि उससे जुड़ा कोई फैसला वो लेंगे? और साथ ही साथ ये बताइए क्या कोई डिमांड भी पशुपति पारस की तरफ से महागठबंधन के खेमे को रखी गई है? देखिए, यह भी जानकारी आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की बातचीत जो है वो महागठबंधन के नेताओं से हो रही है और महागठबंधन के लोग भी चाहेंगे कि यदि चिराग पासवान एनडीए के घटक दल में शामिल होते हैं तो पशुपति कुमार पारस उनके साथ जाएं और पशुपति पारस के साथ जो सांसद हैं उन्हें कम से कम सीट दिया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए और पारस भी यही चाहते हैं कि उन्हें सीट दिया जाए। लेकिन एक बात यहाँ देखने वाली और होगी कि जो सांसद जो अभी वर्तमान में सांसद हैं जो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए थे वो क्या सभी लोग इनके साथ में मजबूती से रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ नेताओं की बातचीत भी एनडीए में बीजेपी में अलग अलग चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में यह भी देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस के साथ क्या उनके
साथ के सभी सांसद जो हैं वो उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उनकी बातचीत कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का जो खेमा है उस खेमे से लगातार चल रही है और वो चाहते हैं कि उनके साथ सांसद जो चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी से अलग जब पार्टी बनी, बिल्कुल शैलेंद्र, यानी इंतजार करना होगा अगला कदम पशुपति पारस का क्या होता है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमितेश भी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होने वाली है और जरा ये बताएं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे आज पीसी में? देखिए, पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से बताया गया है कि दिन में 11:30 बजे जो पशुपति पारस का आवास भी है दिल्ली स्थित और पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है 18 राजेंद्र प्रसाद रोड, वहां पर दिन में 11:30 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ में सांसद चंदन सिंह और सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से जो पहले 6 सांसदों वाली जो एलजेपी थी, 2 फाड़ होने के बाद सबसे पहले चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 लोग एक साथ हो गए थे, लेकिन इस वक्त 2 लोगों ने पाला बदला है। वीणा देवी जो कि वैशाली की सांसद है, 6 महीना पहले से ही चिराग पासवान के साथ जा चुकी हैं और महबूब अली कैसर ने 2 दिन पहले ही पाला बदल दिया और वो भी जाकर के चिराग पासवान से मिल चुके हैं, उन्होंने मुलाकात की थी। तो निश्चित रूप से पशुपति पारस के पास अभी 3 सांसद हैं। पशुपति पारस खुद, समस्तीपुर से सांसद उनके भतीजे प्रिंस राज और तीसरे सांसद चंदन सिंह हैं जो कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई हैं। तो ये तीनों लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है 11:30 बजे। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पशुपति पारस को एक भी सीट जब नहीं मिली है उसके बाद उन्होंने फैसला किया है आज दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और शाम को पटना के लिए रवाना होंगे। लेकिन सोर्स हमारे इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पशुपति पारस पिछले 2-3 दिन से जब एक क्लियर हो गया कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है, मंगल पांडे उनसे बातचीत कर रहे थे, उसमें एक क्लैरिटी सामने आई कि एक भी सीट उनको ऑफर नहीं की जा रही है लोकसभा की। उसके बाद से ही आरजेडी के संपर्क में है पशुपति पारस और आरजेडी के सोर्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जिस तरीके से दावेदारी की जा रही थी अमितेश, तो क्या ये माना जाए आज चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं क्या पशुपति पारस के? हाजीपुर से वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। पशुपति पारस ने साफ शब्दों में कहा था 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज भी इस बात का ऐलान करने वाले हैं कि हर हाल में हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हर हाल में चुनाव लड़ने ये तो कह रहे हैं, लेकिन किस गठबंधन में लड़ेंगे इसका खुलासा अब हो जाएगा 1-2 दिनों में। और संकेत जो मिल रहे हैं उसके मुताबिक आरजेडी से उनकी बातचीत हो रही है। हो सकता है आरजेडी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है, संभव हो जाता है, तो पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव मैदान में उतरेंगे चिराग पासवान के खिलाफ। एक तरफ से एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान होंगे और दूसरी तरफ से पशुपति पारस हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। इसके अलावा जो बाकी 2 सीटें हैं, क्योंकि चंदन सिंह जो है नवादा से सांसद हैं, उनको लेकर के भी पशुपति पारस चाहते हैं कि उन्हें एक सीट मिले, प्रिंस राज को भी एक सीट मिले। तो कम से कम 3 सीटें पशुपति पारस चाहते हैं कि उनके धड़े के जो 3 सांसद उनके साथ हैं उनको मिले। तो इस बात को लेकर के बातचीत चल रही है, देखना है बात कब तक फाइनल होती है। और अगला जो कदम उनका होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पटना के लिए रवाना होंगे आज शाम, तो पटना में जाकर के गतिविधि और तेज होगी और पशुपति पारस आरजेडी के साथ अगर बात बन जाती है तो इंडिया अलायंस से ताल ठोकते नजर आएंगे हाजीपुर से। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में ये पाया है कि बार कोडिंग के पहले ही पेपर लीक हो गया था। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज की जांच में ये बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी प्रेस में छपने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो चुका था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में निकाला गया, जिसके बाद उसे प्रिंट करके अभ्यर्थियों को दिया गया था। फिलहाल ईओयू एडीजी के स्तर पर गठित एसआईटी इस पूरे मामले की गहन जांच करने में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही सभी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक का ये मामला, जिसमें पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब बताया जा रहा है विशाल चौरसिया गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने इसका खुलासा कर दिया था। हमने पहले ही आपको बताया था मास्टरमाइंड के बारे में।
और देखिए मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा अब हो चुका है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपा था सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपने के लिए भेजा गया था और यहीं से लीक की बात सामने आ रही है। वैशाली का रहने वाला बताया जा रहा है विशाल चौरसिया, जो इस पूरे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी अब शक के दायरे में है। ईओयू की टीम जो है इन सभी से पूछताछ करने वाली है। तो शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले गिरोह ने ही शिक्षक बहाली परीक्षा का भी पेपर लीक किया है। यह बहुत बड़ा खुलासा किया गया है ईओयू की टीम की तरफ से। गिरोह ने 500 अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था। खबर यह है कि 10-10 लाख रुपए में परीक्षा में सफलता दिलाने का ठेका लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा नालंदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विशाल और उसका गिरोह पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र छपा था, वहीं शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी छपा था। और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, एक एक करके आपको पॉइंट दर पॉइंट बताते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में अब तक क्या हुआ है। सबसे पहली बात, बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर लीक को ईओयू कंफर्म कर चुकी है। ईओयू की टीम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पेपर लीक हुए हैं। ईओयू अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप चुकी है। ईओयू की जांच में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया था, यह दावा है ईओयू टीम का। जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यह जानकारी दी गई है कि बार कोडिंग से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। और शक के घेरे में आयोग और प्रेस पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड जो है विशाल चौरसिया है, यह बताया जा रहा है। सचिवालय के ग्रामीण कार्यभाग में कार्यरत है चौरसिया। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने यह मामले का खुलासा किया था। हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी जो हैं वो अब शक के दायरे में है। बताया जा रहा है कि ईओयू की टीम इन सभी से अब पूछताछ करेगी। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। INTIA अलायंस में सीट शेयरिंग पर का फॉर्मूला जल्दी सामने होगा। झारखंड में कल सीट का फॉर्मूला सामने आ सकता है। सीट शेयरिंग की घोषणा जेएमएम और कांग्रेस कर सकती है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बातचीत फाइनल हो चुकी है। जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर और चाईबासा की सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को लोहरदगा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, गोड्डा, धनबाद और पलामू की सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। साथ ही साथ आरजेडी को चतरा और वाम दल को कोडरमा की सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं और दुमका से हेमंत सोरेन जो है वो चाईबासा से जोबा मांझी की बात सामने आ रही है। यानी एक एक करके अब सीट तो फाइनल हो ही रहे हैं, उम्मीदवारों के नामों को भी फाइनल किया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी बात है कि क्या सीटों का फॉर्मूला अब तय हो चुका है, क्या माना जाए, कब तक इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से? देखिए, औपचारिक ऐलान जो कहा जा रहा है, दिल्ली में चूंकि आज बैठक है, CWC की CEC की बैठक है, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में जो बता रहे हैं कि झारखंड में जो जेएमएम के प्रवक्ता बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला 1-2 दिनों में तय होगा, मतलब कल और परसों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फार्मूला आपको सामने आ सकता है। हो सकता है कि ज्वाइंट PC हो कांग्रेस और जेएमएम की, और वहाँ इसका ऐलान कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इसका ऐलान करें। लेकिन
बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है इंडी गठबंधन का बीजेपी के साथ, और यहाँ बेहद रोमांचक होगा, चूंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक तरीके से सिनेरियो बदला है, और सिनेरियो बदलने के बाद अलग अलग मुद्दे होंगे, और अलग अलग मुद्दों के पास जमीन को सूंघने की जो कहते क्षमता जिसके पास होगी, जीत उसे ही हासिल होगी। अब बता दें कि यहाँ पर चूंकि अब गांडे उपचुनाव का भी सामने आ चुका है। गांडे उपचुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन वहां से उतर सकती हैं, और दुमका के बारे में कहा जा रहा है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां से लोकसभा उम्मीदवार होगा, और वहां उसके बारे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सीधे दुमका से उतर सकते हैं। जाहिर है कि जब हेमंत सोरेन उतरेंगे तो मुकाबला दिलचस्प होगा, चूंकि वहां से दुमका से वर्तमान सांसद सुनील सोरेन है, उन्होंने पिछली बार शिबू सोरेन को हराया भी था, लेकिन कहा जा रहा है कि सुनील सोरेन जो बीजेपी से वर्तमान सांसद हैं, उनकी दावेदारी, उनकी भी जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कम नहीं है, चाहे उधर से इंडी गठबंधन की ओर से कोई भी आए, मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर बता दें कि जैसे जैसे देखिए कैडर वोट के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया, और कहा जा रहा है कि फार्मूला जो है 7-5 का और 2 का होगा। 7 मतलब कांग्रेस का होगा, 5 जेएमएम का होगा। लेकिन जो आखिरी समय में जो सीट फंसी हुई लोहरदगा, जिसको लेकर लगातार यहां से दावा किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि सीट स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का है, लेकिन जेएमएम की ओर से भी दावा किया जा रहा था कि सीट वहां पर, जो कि वहां पर मजबूत उम्मीदवार जेएमएम का है, लिहाजा ये सीट उसे दे दी जाए। वही चीज चाईबासा के साथ भी था कि चाईबासा में चूंकि मधु कोड़ा अब जो चली गई हैं, आपको गीता कोड़ा अब चली गई हैं, जो वर्तमान सांसद है चाईबासा की, अब चली गई है बीजेपी में, तो वहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पास कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा ये सीट अब जेएमएम को दे दी जाए। क्योंकि वहां से नाम आ रहा है चक्रधरपुर के जो वर्तमान विधायक है सुखराम मुरा, उनका नाम आ रहा है। तो ऐसे कई नाम है जहां पर कहा जा रहा है कि चूंकि इंडी गठबंधन का फॉर्मूला ही एक था कि उम्मीदवार जिनका सशक्त होगा सीट पर दावेदारी उनकी ही बनेगी, लिहाजा उम्मीदवारों का चेहरा देखकर ही प्रत्याशी का चेहरा, पार्टी का चेहरा तय करने की बात बनी थी। तो वहां पर तमाम चीजों का जो सिनारियो है, फॉर्मूला, उसको देखकर ही तय होगा और जल्दी तस्वीर सामने होगी। बिल्कुल, यानी कि संजय मान लिया जाए तो तस्वीरें ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, बंटवारा हो चुका है। क्या कुछ ऐसी सीट, जैसे आप जिक्र कर रहे थे लोहरदगा सीट की, तो क्या कुछ ऐसे सीट भी हैं जो फाइनल होने की बात कही जा रही है? कौन कौन सी सीट किसी खाते में जा सकती है? देखिए, एक बात तो मान लिया कि दुमका की सीट, राजमहल की सीट, गिरिडीह की सीट, चाईबासा की सीट, चाईबासा जिसको सिवुम लोकसभा सीट ही बोलते हैं, साथ ही जमशेदपुर की सीट, ये 5 सीट जेएमएम के खाते में जा रही है। और जो आखिरी समय तक, जब जैसा मैंने बताया कि लोहरदगा को लेकर बार बार जेएमएम की ओर से कहा जा रहा था कि ये सीट उसे दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा आप रख लीजिए, एक सीट जो चतरा की सीट है वो राजद के खाते में जाएगी, कोडरमा की एक सीट जाएगी आपको वाम दल के खाते में। इसके अलावा जो 7 सीटें बचती है, जिसमें रांची है, खूंटी है, पलामू है, तमाम जो सीटें हैं, तमाम सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, मतलब 7 सीटें जाएगी। संजय, यानी इंतजार करना होगा थोड़े दिन का, ऐसा कि आप बता रहे हैं कि अब कुछ देर के बाद तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ऑलमोस्ट अब झारखंड में भी जो इंडिया अलायंस है उसमें अब सीटों के फॉर्मूला लगभग तय हो चुके हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो सीट का बंटवारा है वो 7, 5 और 2 का निकाला जा सकता है। इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस की सीईसी और सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक। बैठक से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। सुबह 10 बजे सीडब्ल्यूसी और शाम को 4 बजे सीईसी की बैठक होगी, और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बढ़ लेते हैं आगे। अगली खबर आपको दानापुर से बता दें। दानापुर के बिहटा से अगली खबर है, जहां अपराधियों ने तांडव मचाया है। हथियारबंद अपराधियों ने सिमरी बाजार में एसबीआई के सीएसपी से 2,60,000 रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हथियार की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 4 लोग आए और पिस्टल तान कर कैश का डिमांड, कैश मांगे, दोनों डर से कैश ले। कितने की संख्या में लोग थे? 4 लोग थे। कितना कैश लूटा है? करीब 4 लाख। आप कौन हुए? हम सीएसपी ऑपरेटर हुए।
वहीं नवादा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी के यहां पीड़ित लड़की का पिता मजदूरी का काम करता था। मजदूरी का पैसा मांगने पर लड़की आरोपी के घर गई थी और तभी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कौआकोल थानांतर्गत ग्राम पाली से पीड़िता के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि इनके साथ पाली गांव के ही 3 अभियुक्तों के द्वारा बलात्कार की घटना की गई है एवं एक अभियुक्त इनके गार्जियन के साथ अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज किया है। थाना के द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई एवं अनुसंधान के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच एवं 164 का बयान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कैंसर की नकली दवाओं के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। कैंसर की नकली दवा मामले में आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय परवेज मलिक और अभिनय के साथ ही तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान कुल 65 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। संदिग्धों के कब्जे से चल रहे और अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। जमुई में अपराधियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लक्ष्मीपुर थाना इलाके के मोहनपुर चौक की है। महिला का नाम कारी देवी है। महिला अपने पति संजय यादव के साथ बाइक से घर लौट रही थी और तभी हथियारबंद अपराधियों ने गोली चला दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। महिला के पति संजय यादव ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामला है कि हमारे पत्नी का तबीयत खराब था। हम दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ मटिया गए थे। मटिया से फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जम्मू आए थे। जम्मू से फिर वापस मटिया गया। मटिया से हम अपना घर जा रहे थे अपाची गाड़ी से, अपना बाइक। उसके बाद हमारी पत्नी और हम जा रहे थे। हमारे पीछे पीछे एक बाइक बगमा से ही पीछे कर रहे थे और पहले से भी कुछ आदमी 5-7 आदमी घात लगाकर बैठा हुआ था वहाँ ठकुराई नहर के पास, जो मघी और बगमा के बीच में है, केनाल पे। उसके बाद जो हमारे पत्नी के पीछे से गोली बाइक वाला जो चलाया तो मेरी पत्नी को गोली लग गई। वो गिर गए, हम भी गाड़ी से गिर गए, हम भागने लगे, हमारे ऊपर भी गोली चलाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में